जगह चित्रकूट की जेल। समय सुबह के 9:30 बजे। जेल के अंदर उस समय कैदियों को सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था कि चंद सेकंड बाद ही अचानक जेल के अंदर गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। गोलियों की आवाजें सुनकर पुलिस फोर्स जेल के अंदर भागी। जहां से गोलियों की आवाज आ रही थी उस जगह 2 कैदी मारे जा चुके थे। पुलिस ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद पुलिस एनकाउंटर शुरू हुआ और एक कुख्यात अपराधी मारा गया। चित्रकूट में हुए शूटआउट में जिन 3 कैदियों की मौत हुई है वो तीनों बेहद शातिर अपराधी थे। इन पर दर्जनों संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज थे। लेकिन इस वारदात के बाद जहां एक तरफ जेल प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि क्या ये मामला महज एक गैंगवार का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश। जाहिर है ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए फिलहाल एक विशेष टीम गठित की गई है जो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये पूरी कहानी थोड़ी देर में, लेकिन पहले चित्रकूट जेल में हुए इस खूनी गैंगवार में शामिल किरदारों से आपको मिलाते हैं। यह मिराजुद्दीन उर्फ मिराज कहा जाता है कि कभी यूपी में मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य था। 20 मार्च 2021 को मिराज वाराणसी की जिला जेल से चित्रकूट जेल लाया गया था। ये कैराना के रहने वाले मुकीम काला की तस्वीर है। 1 लाख का इनामी बदमाश पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और यूपी से लगे हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में मुकीम काला के कग्गा गैंग का आतंक था। रंगदारी, जबरन वसूली, कई पुलिस वालों पर हमले और कई हत्या के संगीन आरोप। कुल मिलाकर मुकीम काला पर 61 मुकदमे दर्ज थे। इसे 7 मई 2021 को सहारनपुर जेल से चित्रकूट जेल लाया गया था। यह है तीसरा और सबसे मुख्य किरदार, सीतापुर का रहने वाला अंशु दीक्षित। कभी मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर था। अंशु दीक्षित का पुराना वायरल वीडियो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंशु दीक्षित तब सुल्तानपुर की जेल में बंद था। अंशु दीक्षित पर 8 मुकदमे दर्ज थे। यूपी के इस खतरनाक गैंगस्टर को 8 दिसंबर 2019 को सुल्तानपुर जेल से चित्रकूट जेल शिफ्ट किया गया था। तीनों ही कुख्यात अपराधियों को कड़ी निगरानी में रखने की हिदायत दी गई थी। लेकिन शुक्रवार की सुबह जेल में नाश्ते के दौरान अंशु दीक्षित ने मुकीम काला और मिराज पर गोलियां चला दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कहा जा रहा है कि अंशु ने इस दौरान 5 और कैदियों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन अंशु दीक्षित ने पुलिस वालों पर भी गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में अंशु दीक्षित भी जेल में ही मारा गया। मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। अब सुनिए चित्रकूट जेल में खूनी गैंगवार की इनसाइड स्टोरी। सूत्रों के मुताबिक सुबह 9:30 बजे जेल के आदर्श कैदी सभी बैरकों में जाकर नाश्ता बांट रहे थे। इससे थोड़ी देर पहले ही कैदियों की गिनती खत्म हुई थी और ज्यादातर कैदी बैरक से बाहर मैदान में थे। कहा जा रहा है कि इसी दौरान 2 कैदी अंशु के बैरक में भी दाखिल हुए। वो अंशु दीक्षित को चना देकर जैसे ही लौटे, अंशु ने बाहर निकलकर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की। मिराज और मुकीम मारे गए। अब सवाल यह है कि इस कोरोना काल में जब कैदियों से मिलने तक पर पाबंदी है, ऐसे में चित्रकूट जेल में असलहा, हथियार कहां से पहुंचे? जेल के अंदर अंशु दीक्षित तक हथियार किसने और कैसे पहुंचाए? क्या नाश्ते के समय ही अंशु दीक्षित के पास हथियार पहुंचाए गए? खास बात यह है कि अंशु दीक्षित और मुकीम काला के बीच अभी तक कोई आपसी विवाद की खबरें भी सामने नहीं आई हैं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि फिर अंशु दीक्षित ने मुकीम काला
और मिराज को क्यों मार डाला? क्या अंशु दीक्षित ने डबल मर्डर की सुपारी ली थी? चित्रकूट जेल प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि यूपी में जेलों की पूरी जिम्मेदारी कारागार प्रशासन की होती है। डीजी जेल और डीआईजी जेल सभी फैसले लेने में सक्षम होते हैं। कैदियों के जेल ट्रांसफर पर भी कारागार विभाग और गृह विभाग संयुक्त स्तर पर फैसले लेते हैं। संयुक्त स्तर पर फैसला लेता है। यही वजह है कि इस गैंगवार पर अब सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कहीं भी किसी को भी कभी भी ठोक सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। कानून व्यवस्था नाम की चीज यहाँ है ही नहीं कोई। जेलों में जो बड़े बड़े माफिया बंद हैं, उनके पास जेल के अंदर असले पहुंच जाते हैं। वहां गैंगवार शुरू हो जाता है जेल के अंदर में। जेल के अंदर में गैंगवार, जेल के बाहर गैंगवार, तो फिर कानून व्यवस्था कहां उत्तर प्रदेश के अंदर में? फिर तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज तो यहाँ है ही नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट जेल में हुई गैंगवार पर कमिश्नर, आईजी और डीआईजी जेल की जांच टीम बनाई है। 6 घंटे में घटना की रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि चित्रकूट की जेल की सुरक्षा में सेंध लगी है। हत्यारा भी मारा जा चुका है और इसके साथ ही सारे सबूत भी खत्म हो चुके हैं। चित्रकूट से अनुज मिश्रा, विशाल पांडे और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने जेल में गैंग वॉर देखा, अब आपको महामारी की खबर दिखाते हैं। महामारी आती भी है और बुलाई भी जाती है। लोगों की नासमझी महामारी को दावत देती है। यही कड़वा सच है इन दिनों हमारे देश का। जहां शहरों में लोगों की लापरवाही से कोरोना बढ़ा, तो गांवों में लापरवाही के साथ साथ बदइंतजामी ने भी कोरोना को फैलने का मौका दे दिया और गांव में अब कोरोना का विस्फोट हो रहा है। जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात होगी बिहार की। हमारे साथ चलिए बिहार के उस इलाके में जहां स्वास्थ्य केंद्र पर जाने का मतलब ही कोरोना की चपेट में आ जाना। ये है मनेर, पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर वो इलाका जहां ना लोगों के चेहरे पर मास्क है, ना सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। हर चेहरे पर ऐसी मधुर मुस्कान बिखरी है जैसे यहां कोरोना ने कभी दस्तक ही ना दी हो। लेकिन क्या ये वाकई मनेर की सच्चाई है? जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्रा मनेर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। कोरोना बढ़ने के साथ ही मनेर के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड जांच सेंटर में बदल दिया गया था, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जाने पर तस्वीरें डरावनी थी। यहां इस्तेमाल हुई कई पीपीई किट और एंटीजन किट बाहर खुले में पड़ी थी। हालात बता रहे थे कि यहां आने का मतलब ही कोरोना पॉजिटिव होना है। हम इस वक्त मौजूद हैं मनेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ पे आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे जो किट है, क्या हालत है यहाँ पे, आप जो भी पीपी किट है इसी तरीके से खुले में फेंका गया है। आप एंटीजन किट है वो भी खुले में है, ग्लव्स खुले में है। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्रा ने जब यहाँ की सच्चाई को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया तो आनन फानन में यहाँ ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने माचिस मंगाई और कोरोना को दावत देते इन सामानों को जलाने की कोशिश की। मैडम ये प्रोटोकॉल है कि तुरंत इसको डिस्पोज करने के लिए भेजे हैं, तो जलाने के लिए हम खड़े हैं। तो जरा एक आदमी तो जी मीडिया का इंतजार कर रही थी कि यहाँ पे हम आएंगे तो माचिस मंगवा के जलाएंगे। ना ऐसा कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं, जैसे कि भेजे हुए हैं। इन तस्वीरों से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कोरोना बढ़ने का एकमात्र कारण लोगों की लापरवाही ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की बदइंतजामी भी है, जिसके नतीजे हर गुजरते दिन के साथ भयानक होते जा रहे हैं। लेकिन मनेर में लोग वैक्सीनेशन को लेकर आपस में अब लड़ने लगे हैं। मिलेगा तो गवर्नमेंट हर जगह क्यों खोली है? जहाँ जिस एग्जाम्पल दे रहे हैं गवर्नमेंट। ये मनेर का वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ जब हम पहुँचे तो कुछ लोगों के बीच बहस चल रही थी, नोकझोंक हो रही थी। आप वजह भी सुन लीजिए। इनमें से ये साहब पटना से वैक्सीन लगवाने आए और दूसरे सज्जन जो कि मनेर के ही रहने वाले हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आज सडनली उठ के यहाँ पे ये नया रूल आया है कि आप पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आइए, क्योंकि
लोग पटना वगैरह से पहले से वहां बुकिंग कर ले रहे हैं क्योंकि उनको अपने नियर बाई में नहीं मिल रहा है सेंटर्स पे। तो अब यहाँ पे मनेर के जो 18+ है वो कहाँ जाएंगे? तो उस समय अलग कंडीशंस थे कि सरकार कोई भी आते थे उनको वो कर रहा है। अभी जब यहाँ पे लिमिटेड डोज आए हैं तो सरकार ने बोला कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, स्लॉट बुकिंग करने के बाद जाएं। ऑल ओवर इंडिया का प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मनेर के लिए है या पटना के लिए। ऐसे हालात को भी आप बदइंतजामी में शामिल कर सकते हैं। वैक्सीन को लेकर बदइंतजामी, लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक, सामाजिक दूरी का पालन यहाँ भी नहीं किया जा रहा। बिजली की व्यवस्था नहीं है, वैक्सीनेशन अंधेरे में हो रहा है और इस ध्वस्त सिस्टम से पूरा मनेर भयानक संकट में है। मनेर से ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको यूपी में कोरोना के हालात बताते हैं। आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर यूपी के कुछ शहरों में गंगा किनारे कई शवों को बहते देखा होगा। इस पर राजनीति भी खूब हुई। ये हालात क्यों बने? क्या ऐसा करने के लिए मजबूर होने वालों के पास पैसे नहीं थे, या अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की कालाबाजारी होने लगी? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट। यह है यूपी में गाजीपुर का बैकुंठ धाम, वो स्थान जहां गंगा किनारे मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन कोरोना काल में यहां भी कालाबाजारी ने अपने पैर जमा लिए। अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की कालाबाजारी ने समस्या खड़ी कर दी। लिहाजा लकड़ियां तेजी से कम हो गई और जो मिल भी रही थी वो बहुत महंगी। इसलिए गरीब लोग शवों को गंगा में विसर्जित करने लगे। ऐसा करने से मां गंगा भी प्रदूषित होने लगी। लेकिन अब कम से कम गाजीपुर में ये समस्या दूर होती दिख रही है। इसकी बड़ी वजह है लकड़ी बैंक, जिसकी अनूठी पहल संजय राय शेरपुरिया ने की है, जिन्होंने खुद बैकुंठ धाम जाकर इस समस्या को करीब से देखा, दाह संस्कार करने आए ऐसे ही गरीब लोगों से बात की और इसके बाद लकड़ी बैंक शुरू करने का फैसला किया। यहाँ के प्रशासन के साथ हमने चर्चा की और एक प्रस्ताव रखा कि हमें एक लकड़ी बैंक बनाना चाहिए, जिससे कि लोग लकड़ी दान में दे सकते हैं और जो लोग सक्षम नहीं हैं, गरीब हैं, पिछले लाइन में बैठे हैं, जिनकी इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि वो 200-500 रुपए भी खर्च कर सके, वो लकड़ी बैंक से लकड़ी मुफ्त में ले जा सकते हैं और वो अपनी अंतिम क्रिया को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। संजय राय शेरपुरिया यूथ रूरल फाउंडेशन चलाते हैं। कोरोना काल में इस संस्था ने गरीब और असहाय लोगों की बहुत मदद की है। जी न्यूज ने इनसे खास बातचीत की। इन्होंने बताया कि गंगा में कई शवों को देखकर ये बहुत विचलित हुए थे और तभी लोगों की मदद के साथ साथ मां गंगा को भी बचाने का संकल्प लिया था। यहाँ पे गाजीपुर में मां गंगा में पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार लाशें मिल रही थी, जो मेरे मन को झकझोर दिया और मुझे लगा कि पावन मां गंगा को बचाना हमारा दायित्व है। कोरोना की महामारी को देखते हुए अनेक सारे लोगों ने शवों को गंगा में बहा दिया। संजय राय शेरपुरिया की संस्था ने कोरोना जांच किट के साथ साथ कई अन्य जरूरी चीजों की भी व्यवस्था शोषित वंचित लोगों के लिए की है। प्रशासन की मदद से 2 ट्रॉमा सेंटर भी बनाए जाएंगे, जहां वेंटिलेटर के साथ साथ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम भी होगा। संजय राय शेरपुरिया के अलावा गंगा में शवों को विसर्जित करने से रोकने के लिए प्रशासन भी बड़े कदम उठा रहा है। यूपी में नदियों पर पहरा बिठा दिया गया है। एसडीआरएफ और पीएसी नदियों में पेट्रोलिंग कर रही हैं। ये तस्वीर भी गाजीपुर की है और लोगों से ऐसा न करने की अपील की जा रही है। लोगों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संस्कार करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। प्रस्तुतकर्ता डाबर स्ट्रेस कॉम, फाइट स्ट्रेस, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। प्रायोजक स्वीटी क्रश, तुम पे दिल फिदा है। ट्रू पावर अर्थिंग्स एवं वायर एंड केबल्स। फॉर मोर डिटेल लॉग इन www.truepower.co.in। सुरक्षा का पक्का वादा। वीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। अंबा शक्ति SD TMT, सबका है हम पर यकीन। और खांसी